देखिए हमने प्लाज्मा में स्टार्ट किया था। प्लाज्मा में हमने क्या स्टार्ट किया था? इट इज पेल येलो विस्कस फ्लूइड, थोड़ा सा घना होता है, हैवियर देन वाटर। और इसकी परसेंटेज क्या थी? हमने कहा था इट इज 55 to 60% of total blood volume। टोटल ब्लड वॉल्यूम का 55 to 60% जो हिस्सा है वो क्या है? प्लाज्मा ही होता है। इसका मतलब है कि प्लाज्मा का रोल भी बहुत ज़्यादा है ना? प्लाज्मा का रोल भी बहुत ज़्यादा है। थोड़ा सा पेल येलोइश कलर होता है और आगे हम बात करेंगे कि ये येलोइश क्यों होता है। अब देखो यहाँ इसके अंदर जो हमने ये भी कहा था कि लगभग 92% वाटर ही है, पानी है, एंड हाउ मच परसेंटेज ऑफ सॉलिड्स? 8% ऑफ सॉलिड्स। इसका मतलब कि यहाँ नेचुरली जो ब्लड का वॉल्यूम है वो 92% वाटर का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि नेचुरली ये एक सर्कुलेटिंग मटेरियल है जो ब्लड के साथ साथ फ्लो करता है। अब ये जो 8% ऑफ सॉलिड्स है, इनमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, हम इनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इस पे से भी बहुत सारे छोटे क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं नंबर 1 पार्ट, द सॉलिड्स प्रेजेंट इन प्लाज्मा। देखो वो क्या सॉलिड्स प्रेजेंट है। सॉलिड्स हैं नंबर 1, सबसे पहले हम लेते हैं प्लाज्मा प्रोटीन्स। देखिए प्लाज्मा प्रोटीन भी एक अच्छा खासा कंपोनेंट बनाते हैं, लगभग 7%। इट इज़ ऑफ अबाउट 7% टोटल प्लाज्मा। अब ये जो 7% हिस्सा है प्लाज्मा प्रोटीन्स का, इसमें कौन कौन सी प्रोटीन्स आती है, कौन कौन से सॉलिड कंपोनेंट्स आते हैं? और लगभग अगर देखा जाए तो 70 तरह की प्रोटीन्स होती हैं। प्लाज्मा में लगभग 70 तरह की प्रोटीन्स होती हैं, लेकिन मेजर कुछ प्रोटीन्स है। वो मेजर प्रोटीन्स क्या हैं, हम उनके बारे में थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का एक आइडिया ले लेंगे ताकि हमारा क्वेश्चन ना मिस हो, क्योंकि अब आगे पेपर आने वाले हैं, क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए। पहला हमारे पास आते हैं सीरम एल्बुमिन्स। एक हल्का सा आइडिया देखो, सीरम एल्बुमिन की एक बात याद रखना कि ये वाटर सॉल्युबल प्रोटीन्स है। पहली बात, वाटर सॉल्युबल प्रोटीन है। दूसरी चीज यहां क्या आती है कि ये प्रोटीन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये वाटर रिटेंशन, हमारे ब्लड के अंदर वाटर रिटेंशन कैपेसिटी जो है वो इसी की वजह से वाटर को बिल्कुल प्रिजर्व करके रखती है, या मैं ऐसा कहूं कि रेगुलेशन ऑफ वाटर, पानी का बिल्कुल बैलेंस बना के रखती है। और अगर ये ना हो, मान लेते हैं इफ वी लेट अस अज्यूम कि पानी हमारे ब्लड में से ख़त्म होता जा रहा है, तो आपने देखा होगा कई बार हाथ और पाँव सूजने शुरू हो जाते हैं। कई लोगों के कहते हैं जी हमारे हाथों में सूजन हो गई है, हमारे पैर में सूजन होनी शुरू हो गई है, चलो जी चेक करवाए, ब्लड प्रेशर तो नहीं है। वो बेसिकली क्या होता है, हमारी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी जो है कम हो जाती है, और उसकी वजह से क्या होता है, एक डिसऑर्डर जिसे हम कहते हैं एडीमा, यानी स्वेलिंग ऑफ, और ख़ास तौर पे स्वेलिंग ऑफ फीट एंड हैंड्स। देखिए ये चीज़ आपने याद रखनी है। इसके अलावा जो सीरम एल्बुमिन एक और काम करता है, ये कैल्शियम को भी ट्रांसपोर्ट करता है। देखिए कैल्शियम की ट्रांसपोर्ट करता है, थायरॉक्सिन की भी ट्रांसपोर्ट करता है। तो कुछ चीज़ें ये छोटी मोटी आपने इन प्रोटीन्स के बारे में आपको क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि हमारा एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आता है, 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है।
अंडरस्टूड। सो ये छोटा सा एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन है कि सीरम एल्बुमिन्स क्या है। उसके बाद दूसरी चीज आ जाती है सीरम ग्लोबुलिन्स। देखिए सीरम ग्लोबुलिन्स क्या है। जब हम सीरम ग्लोबुलिन की बात करते हैं तो देखो सीरम ग्लोबुलिन बेसिकली हम इन्हें क्या कहते हैं, जैसे हमने यहाँ कहा कि ये वाटर सॉल्युबल प्रोटीन्स है, दीज आर साल्ट वाटर सॉल्युबल प्रोटीन्स, और यहाँ हम कहें साल्ट वाटर प्रोटीन्स। जब हम इनकी बात करते हैं कि ये साल्ट वाटर प्रोटीन्स है, तो ये ग्लोबुलिन्स बेसिकली क्या करती है, दीज आर एंटीबॉडीज। और ये चलिए हम बात उसकी भी ख़त्म करते हैं। ग्लोबुलिन्स अगर देखा जाए तो 3 तरह की ग्लोबुलिन्स है। वो 3 तरह की ग्लोबुलिन्स क्या है? नंबर 1 अल्फा ग्लोबुलिन्स, जिसको हम डिनोट करते हैं इस तरह से भाई, अल्फा ग्लोबुलिन्स। देन सेकेंड वन इज बीटा ग्लोबुलिन्स, तो हम इसे डिनोट करते हैं इस तरह से सिंबल से, बिल्कुल क्लियर है। एंड थर्ड वन इज गामा ग्लोबुलिन्स, जिसे हम कुछ इस तरह से डिनोट करते हैं। नाउ अल्फा ग्लोबुलिन्स क्या करती है? देखो अल्फा ग्लोबुलिन्स की अगर हम बात करें तो इनका मेजर काम क्या है? कैल्शियम को ट्रांसपोर्ट करना। देखो कैल्शियम को ट्रांसपोर्ट करेंगे, उनको ले जाएंगे। ये हमारे जो फ्री हेमोग्लोबिन होगा, मैं इसको HB से डिनोट करूंगा, फ्री हेमोग्लोबिन, इसको कैरी करेंगी। ठीक है, ये लाइपिड्स को कैरी करेंगी, कार्बोहाइड्रेट्स को कैरी करेंगी, और इसके साथ साथ एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट को कैरी करती है, एंड दैट इज कॉपर। कॉपर को ये ट्रांसपोर्ट करते हैं, और ये याद रखिएगा, कॉपर कैरिंग, नोट डाउन दिस, कॉपर कैरिंग अल्फा ग्लोबुलिन्स आर नोन एज, कॉपर कैरिंग अल्फा ग्लोबुलिन्स आर नोन एज सेरुलोप्लाज्मिन। वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए जो अल्फा ग्लोबुलिन्स कॉपर को कैरी करके लेती है, दे आर नोन एज सेरुलोप्लाज्मिन, और बेसिकली ये सारा कुछ लीवर ही सिक्रीट करता है। तो इसीलिए लीवर को हेल्दी रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। लीवर अगर हेल्दी रहेगा तो ये प्रोटीन्स बनती रहेगी। दूसरी चीज़ आ जाती है बीटा ग्लोबुलिन। हमें बिल्कुल हल्का हल्का सा आइडिया लेना है। अगर हम बीटा ग्लोबुलिन्स की बात करें तो बीटा ग्लोबुलिन्स क्या करती हैं? दे ऑल्सो, इनका मेजर काम है कैरी आयरन, आयरन को कैरी करती है, और भी काम करती है। ऐसा नहीं है कि दूसरे कंपोनेंट्स को कैरी नहीं करती है। ये कैरोटीन्स को भी कैरी करती है, लाइपिड्स को भी कैरी करती है। लेकिन मैं इसमें एक ही चीज़ कहूँगा जो आपको याद रखने वाली है, वो है कि ये आयरन कैरिंग बीटा ग्लोबुलिन्स है, और उन्हें हम क्या कहते हैं? दोज आर नोन एज, हम उन्हें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम से कहते हैं, दैट इज नोन एज ट्रांसफेरिन। आयरन कैरिंग बीटा ग्लोबुलिन्स आर नोन एज ट्रांसफेरिन प्रोटीन्स, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आयरन को कैरी करने में, और जहाँ उसकी ज़रूरत है वहाँ पहुँचाना, वो इसका काम है। तो लीवर इसीलिए हेल्दी होना चाहिए भाई, फिर से कह रहा हूँ। तीसरी चीज़ गामा ग्लोबुलिन्स क्या है? गामा ग्लोबुलिन्स बेसिकली दे आर नोन एज इम्यूनोग्लोबिन्स। और इम्यूनोग्लोबिन्स क्या है? दे आर एंटीबॉडीज, यानी हमारी सिक्रीशन क्या होती है भाई? एंटीबॉडीज की सिक्रीशन होती है। क्लियर? एवरीबॉडी क्लियर अबाउट द प्लाज्मा प्रोटीन्स? तो ये आपने ध्यान रखना है कि छोटा सा अगर आपको प्लाज्मा प्रोटीन्स के बारे में नोट आ जाता है तो प्लाज्मा प्रोटीन भाई आपको ये थोड़ी सी चीज़ लिखनी ही पड़ेगी।
इसमें से आपके MCQs भी क्लियर हो जाएंगे और 1 मार्क क्वेश्चन भी हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं दूसरे कंपोनेंट के ऊपर, जो सॉलिड कंपोनेंट। अभी 8% की बात कर रहे हैं, क्योंकि 92% में तो हमें कोई बात नहीं करनी है, पानी पड़ा है, लेकिन 8% में हमें बहुत सी चीज़ें आती हैं। तो पहली चीज़ हमने डिस्क्राइब की कि भाई प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं। चलिए अब दूसरी चीज़ ले लेते हैं। वो दूसरी चीज़ क्या है? वो आ जाती है हमारी वो भी एक प्लाज्मा प्रोटीन है। और वो प्लाज्मा प्रोटीन क्या है? अनदर प्लाज्मा प्रोटीन्स। और वो दूसरी प्रोटीन्स क्या हैं? प्रोथ्रोम्बिन। और ये है नंबर 3। हम इसको नंबर 3 ले लेते हैं, सी पार्ट। नंबर ए क्या था? इट वाज सीरम एल्बुमिन, सीरम ग्लोबुलिन। और तीसरा प्लाज्मा प्रोटीन क्या है? प्रोथ्रोम्बिन। ये प्रोथ्रोम्बिन क्या है? हम इसे कहते हैं, ये एक ऐसी प्रोटीन है विच बेसिकली प्रेजेंट इन ब्लड एंड चेंजेस टू, मैं सिंपल, चेंजेस टू थ्रोम्बिन। और ये थ्रोम्बिन क्या करता है? ये थ्रोम्बिन प्रोटीन क्या करेगी? जब ये एक्टिवेट होगा, प्रोथ्रोम्बिन क्या है? इनएक्टिव। और वो जब थ्रोम्बिन में एक्टिवेट होगा तो होता क्या है? हेल्प्स इन कोगुलेशन ऑफ ब्लड। कोगुलेशन ऑफ ब्लड ड्यूरिंग इंजरी। आपने देखा है एक्सीडेंटल केस होते हैं या हमें चोट लग जाए तो हम, एक्सीडेंटल में तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, तब भी इंसान का ब्लड जो है क्लॉट होना शुरू हो जाता है। वो रीज़न इज़ इमीडिएटली ये थ्रोम्बिन बनना शुरू हो जाता है। और प्लाज्मा प्रोटीन इसीलिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। हमें चोट लगती है, ब्लड निकला, हम ऐसे पकड़ते हैं, थोड़ी देर बाद वो क्या हो जाता है? क्लॉट होना शुरू हो जाता है, बंद हो जाता है। क्यों? कोई जादू तो है ना आपके पास? इट इज़ द प्लाज्मा प्रोटीन्स। इसके साथ साथ एक और जो कोगुलेशन में बड़ी हेल्प करती है प्रोटीन, नंबर 4, फाइब्रिनोजिन। ये फाइब्रिनोजिन, और ये भी किस में चेंज होती है? चेंजेस टू फाइब्रिन। और ये भी क्या काम करेगी बेटा? सेम काम करेगी, कोगुलेशन ऑफ ब्लड। लेकिन क्या सारी प्रोटीन्स आपको कोगुलेशन चाहिए भाई? नहीं। हमारी ब्लड वेसल्स में हमारा ब्लड क्लॉट क्यों नहीं होता? देयर इज अ रीज़न। और वो रीज़न क्या है? अनदर प्लाज्मा प्रोटीन विच इज़ नोन एज, हम इन्हें कहते हैं एंटीकोगुलेंट्स। और ये एंटीकोगुलेंट्स क्या है? दीज आर बेसिकली हेपेरिन। याद रखिएगा, इट्स ए एंटीकोगुलेंट। और क्या करता है ये? प्रिवेंट्स कोगुलेशन ऑफ ब्लड इन ब्लड वेसल्स। क्लियर? ये बहुत बार क्वेश्चन आता है, नेम वन एंटीकोगुलेंट। इसीलिए ब्लड में हमारी ब्लड वेसल्स में जो भी ब्लड है प्रेजेंट है वो कोगुलेट नहीं होता, फ्रीली फ्लो करता है। इट इज़ हेपेरिन, प्रेजेंट इन कहाँ? प्लाज्मा प्रोटीन्स। Another plasma protein is properdin। और ये प्रोपर्डीन भी क्या है? ये प्रोपर्डीन भी बेसिकली एक ऐसी प्रोटीन है विच, अब वो क्या करेगी? उसका भी यही काम है,
वो एक अलग तरह से इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, हम उसे कहते हैं विच बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्स द इन्नेट इम्यूनिटी। इनबॉर्न इम्यूनिटी हम इसकी बात करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल आपको यही याद रखना है कि प्रोटीन क्या है, एक ऐसी प्रोटीन जो इम्यून सिस्टम में हेल्पफुल है। जो कहाँ हेल्पफुल है, इट इज़ ऑल्सो ए वेरी हेल्पफुल इन इम्यून सिस्टम। अब उसके बाद ये तो बात हमने की कि प्लाज्मा प्रोटीन्स की, अब हम बात करेंगे कि इसमें और क्या सॉलिड कंपोनेंट्स हैं। ये तो सारी बात आ गई। नंबर सेकंड, फूड सब्सटेंसेस। देखिए अब कौन से फूड सब्सटेंसेस पड़े हैं। इट कंसिस्ट ऑफ ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड्स भी है, देन देयर आर ट्राइग्लिसराइड्स भी है, एक्सेट्रा। ये हमारे फूड कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे, इन फूड सब्सटेंसेस। अगर हम बात करें नंबर 3 की, और वो क्या है, अगर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, ह्यूमंस में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होता है, ह्यूमंस में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होता है भाई, डोंट यू नो द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। चलिए, यूरिया, यूरिक एसिड, हिप्योरिक एसिड, केराटिनिन, all these are excretory products. Then there are inorganic salts. अगर हम इनऑर्गेनिक साल्ट्स की बात करें तो प्रिंसिपल इनऑर्गेनिक साल्ट, ये बड़ी बार क्वेश्चन आता है, इट इज NaCl, सोडियम क्लोराइड। जो हमारा प्रिंसिपल इनऑर्गेनिक साल्ट जो हमारे ब्लड में, प्लाज्मा में, ब्लड में पड़ा होता है, दैट इज NaCl। याद रख लीजिए इसे। और ये हमारे ब्लड में अगर हम सोडियम की बात करें, सोडियम प्लस आइंस की बात करें, तो ये लगभग 320 मिलीग्राम पर 100 ml पड़े होते हैं। 320 मिलीग्राम पर 100 ml प्रेजेंट होते हैं, सबसे ज़्यादा प्रिंसिपल। और अगर हम क्लोराइड आइंस की बात करें तो ये लगभग 340 मिलीग्राम पर 100 ml होते हैं। तो ये कोई डाटा नहीं है, ये चेंज भी हो सकता है, तो ये कोई इतना इशू नहीं रखता कि ये डाटा क्या है। डाटा ये याद रखना है, NaCl प्रिंसिपल। इसके अलावा ये नहीं कि बाकी नहीं है। इट हैज़ कैल्शियम 2+ आइंस, Fe3+ आइंस, मैग्नीशियम 2+ आइंस। ये नहीं कि सिर्फ यही होता है, बाकी भी होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा यही पाया जाता है। इसके अलावा एंजाइम्स हैं, हार्मोन्स हैं, बाकी चीज़ें भी होती हैं। तो ये आपने ध्यान क्या रखना है कि ये क्या है, हमारा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक था जिसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा, जो ब्लड का पहला कंपोनेंट है। और 55 से 60% तक जो हिस्सा है ब्लड का, वो कौन बनाता है, प्लाज्मा बनाता है। अब हम चलते हैं दूसरे पार्ट पर, और वो दूसरा पार्ट क्या है, इट इज़ द फॉर्म्ड एलिमेंट्स, एरिथ्रोसाइट्स। major part of formed elements, formed elements। अब एरिथ्रोसाइट्स जो हैं, हम इन्हें रेड ब्लड सेल्स भी कहते हैं, और सबसे ज़्यादा ये हमारे ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। और अगर हम इनकी मेल्स और फीमेल्स की रेशो देखें पर मिलीमीटर क्यूब में,
In males, it is about 5.5 million cells per millimeter cube of blood. आप देखिए कितने ज़्यादा है। और अगर फीमेल्स की बात करें तो लगभग हम ऐसा कह सकते हैं, एग्जैक्ट अगर एग्जैक्ट तो नहीं, और लगभग 4.8 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। तो ये डाटा भी अच्छा है, याद करने वाला है। 5 से 6 लीटर लगभग ब्लड होता है। हाँ, कई बुक्स में लिखा हुआ है 6.5 लीटर्स ब्लड, तो ये अलग अलग वेरी कर सकता है, लेकिन हम ऐसा मान के चलते हैं कि 5 से 6 लीटर के बीच में ब्लड होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर। और हमने ये भी बता दिया कि पर मिलीमीटर क्यूब कितने आरबीसी हो सकते हैं। इसके अलावा अगर हम एक सिंगल आरबीसी को देखें, सिंगल आरबीसी, इट इज येलोइश इन कलर। लेकिन अगर बल्क की बात करें, बल्क आरबीसीज की बात करें, इट इज ऑलवेज रेडिश। इसका कलर ही चेंज हो जाता है।